Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 9 of class 5 that is fuels. आज हम ईंधन के बारे में पढ़ेंगे. So let us try to read and understand the chapter. When we run around for a while, we feel tired after some time. In fact, whenever we do any work involving physical activity, we feel tired after some time. जब भी हम कोई कार्य करते हैं जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, शारीरिक श्रम हो, तो थोड़े देर के बाद हम थक जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो कार्य करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और यह एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है. जब भी हम कार्य करते हैं तो यह एनर्जी यूज़ हो जाती है और उसके बाद हमें थकान महसूस होती है. आप सोच रहे होंगे कि हमारे बॉडी में एनर्जी आती कहाँ से है. Where do we get this energy from? We get energy from the food we eat. जो भोजन हम करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है. A substance that produces energy on burning is called fuel. ऐसे सब्सटेंस जो जलकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे फ्यूल कहते हैं. Hence food can be thought as a fuel for our body. इस तरह से हमारे बॉडी के लिए फ्यूल फूड हो सकता है. नाउ टाइप्स ऑफ फ्यूल. अनेक प्रकार के फ्यूल्स के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म. कुछ फ्यूल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं यानी ठोस होते हैं, जैसे कि वुड, कोक, कोल एंड काउडंग केक्स यानी गोबर के उपले. ऐसे फ्यूल जो ठोस अवस्था में हैं उसे सॉलिड फ्यूल्स कहते हैं. कुछ फ्यूल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तरल होते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हैं केरोसिन, पेट्रोल, डीजल. These are some examples of liquid fuels. And there are some gaseous fuels also. ऐसे फ्यूल जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, PNG, पाइप नेचुरल गैस एंड बायोगैस. ये सारे गैसेस जो फ्यूल्स गैसियस फॉर्म में होने के कारण गैसियस फ्यूल्स कहलाते हैं. नाउ अब हम जानेंगे अबाउट यूजेस ऑफ फ्यूल्स. फ्यूल के यूजेस के बारे में, उसको हम कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत होती है उसके बारे में हम जानेंगे. We now know that fuels produce energy on burning. Energy is required for many purposes. We need energy for cooking, for movement of trains, automobiles and aeroplanes for generating electricity. तो इस तरह से आप देखिए, फ्यूल का इस्तेमाल भोजन पकाने के लिए किया जाता है, ट्रेन्स के चलने के लिए, और कुछ ऑटोमोबाइल्स जैसे कार, बस, इनके चलने के लिए, और एरोप्लेन के उड़ने के लिए भी हमें फ्यूल्स की ज़रूरत होती है. बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं जो फ्यूल पे चलते हैं. यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी फ्यूल्स की ही ज़रूरत पड़ती है. फॉर गेटिंग एनर्जी वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स इन डिफरेंट सिचुएशन. हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के फ्यूल्स को यूज़ करते हैं. सबसे पहला हम जानेंगे अबाउट डोमेस्टिक फ्यूल. ऐसे फ्यूल जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं. In the early ages, man discovered fire and learned cooking. At that time, it was wood that was mainly used as fuel. Later, cow-dung, cakes, coal, and kerosene also started getting used as domestic fuels. बहुत समय पहले मानव ने आग का आविष्कार किया और उसके बाद उन्होंने कुकिंग करना सीखा. उसके पहले आदि मानव कच्चा भोजन, कंदमूल खाया करते थे, लेकिन फायर के डिस्कवरी के बाद उन्होंने भोजन को पका कर खाना सीख लिया. पहले तो एज अ फ्यूल सूखी लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाता था. सूखी लकड़ियाँ, सूखे पत्तों को इस्तेमाल किया जाता था. कुछ समय के बाद डोमेस्टिक फ्यूल के लिए काउडंग केक्स यानी गोबर के उपले, कोयला या केरोसिन का भी इस्तेमाल शुरू हो गया. These fuels are used even now in some household. कुछ घरों में, गांव में अभी भी लकड़ी और गोबर के उपले यानी काउडंग केक्स का इस्तेमाल होता है. आजकल हमारे घरों में, बहुत सारे घरों में आप देखेंगे गैसियस फ्यूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि LPG, जो आपके घरों में सिलेंडर्स आते हैं उनमें LPG होता है.
पाइप नेचुरल गैस, इसे पाइप के द्वारा घरों में पहुंचाया जाता है। एंड बायोगैस, जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये बायोगैस प्लांट है। इसे किसान अपने घर के आसपास लगा सकते हैं और इससे निकलने वाले बायोगैस को कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। These are cleaner fuels as they do not produce smoke on burning and do not leave any ash after burning. जो भी गैसियस फ्यूल्स हैं जैसे एलपीजी, पीएनजी, बायोगैस, इन्हें क्लीनर फ्यूल कहा जाता है क्योंकि जलने के बाद इनसे धुआं भी नहीं निकलता और ना ही ढेर सारा राख बचता है। इस कारण इसे क्लीनर फ्यूल कहा जाता है। क्लीनर फ्यूल के इस्तेमाल से बर्तन पर कालिख भी नज़र नहीं आती है। नहीं तो दूसरे फ्यूल जैसे लकड़ी या कोयला इस्तेमाल किया जाए तो बर्तन पे काला लेयर, कालिख जैसी लग जाती है। तो इस तरह से इसे हम क्लीनर फ्यूल कह सकते हैं बिकॉज इट डू नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक एंड डू नॉट लीव एनी ऐश आफ्टर बर्निंग। डू यू नो द ऐश, अ बाई प्रोडक्ट of coal combustion, is used as a filler for things like tennis rackets and golf balls. जो कोल को जलाने के बाद राख बचती है उसे टेनिस रैकेट्स एंड गोल्फ बॉल्स में भरा जाता है, फिलिंग की जाती है। ओके, दिस इज जीके क्वेश्चन, यू शुड नो दिस। द क्लीनर फ्यूल्स आर कन्वीनियंट टू यूज़ एंड आर मोर एफिशिएंट। क्लीनर फ्यूल्स को यूज़ करना कन्वीनियंट होता है, आरामदेह होता है और ये ज़्यादा एफिशिएंट हैं, कम में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दे आर ऑल्सो मोर इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली हैं क्योंकि ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते हैं और लैंड को भी पोल्यूट नहीं करते हैं बाय ऐश एक्सेट्रा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात। और आप जानते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन मैनी टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर यूज लाइक स्टीम इंजन, रिक्शा, एरोप्लेन, सीएनजी buses and so many you can see on the roads, the bikes, the scooters, everything which is moving on the fuels. Trains were earlier run with the help of steam engines. पहले ट्रेन्स को चलाने के लिए स्टीम इंजन का इस्तेमाल होता था जिसे हम कोयला इंजन भी कहते हैं। ऐसा उसमें कोयला जलने कर और स्टीम प्रोड्यूस करके उस इंजन को चलाया जाता था, उस जिसके पीछे ट्रेन भी खींची जाती थी इंजन के द्वारा। लेकिन आजकल स्टीम इंजन नहीं है और कहीं हैं भी तो इसे एज अ शो पीस रख दिया गया है। इन दीज इंजन स्टीम वॉज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कोल। स्टीम इंजन में कोल को यानी कोयला को जलाकर स्टीम प्रोड्यूस किया जाता था। नाउअडेज ट्रेन इंजन्स यूज़ आइदर इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। आजकल ट्रेन के इंजन्स में इलेक्ट्रिसिटी या डीजल का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा बिजली से चलने वाले ट्रेन हैं और डीजल इंजन भी बहुत कॉमन हैं। व्हीकल्स लाइक बसेस, कार्स एंड स्कूटर्स रन और पेट्रोल और डीजल। कुछ व्हीकल्स जैसे कि बस, कार, स्कूटर में पेट्रोल या डीजल डाला जाता है। एरोप्लेन्स में एक अलग तरह का फ्यूल यूज़ किया जाता है जो कि हाईली रिफाइंड केरोसिन होता है। हाईली रिफाइंड केरोसिन, और इस फ्यूल को हम कहते हैं ATF, जिसका फुल फॉर्म है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये फ्यूल एरोप्लेन में यूज़ किया जाता है। बस, ऑटो रिक्शा एंड कार्स आर नाउ प्रेफर टू यूज़ CNG एज देयर फ्यूल। बहुत सारे बसेस, ऑटो रिक्शा एंड कार में CNG फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो कॉस्ट है ये थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसको बहुत ही कॉमन नहीं है ये। दिस इज़ बिकॉज CNG पावर्ड व्हीकल्स हैव लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट एंड बेटर एफिशिएंसी। ऐसा इसलिए है क्योंकि CNG जिन व्हीकल्स में भरा जाता है उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। CNG एक ग्रीन फ्यूल है जिससे कि हवा प्रदूषित नहीं होती है। इट इज़ मोर इको फ्रेंडली एंड कॉजेज लेस हार्म टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो इस तरह से CNG लोगों के हेल्थ को और प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं। हेयर इज़ एन एक्टिविटी। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है।
इस एक्टिविटी में करना क्या है, आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखना है और बताना है कि उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है। जैसे विद इन द सिटी आप लिख सकते हैं बाइक और कार, और इसमें आप फ्यूल के लिए आप जानते हैं इसमें पेट्रोल यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। 2 सिटीज़ के बीच में बसेस का यूज़ किया जा सकता है और बस में डीजल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। एंड बिटवीन 2 कंट्रीज़, 2 कंट्रीज़ के बीच में एरोप्लेन या शिप से आप जा सकते हैं, और उसके लिए जो एरोप्लेन में फ्यूल यूज़ किया जाता है दैट इज़ ATF, अभी आपने उसके बारे में पढ़ा। और इन शिप्स डीजल इज़ मोस्टली यूज़। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप अपने आंसर्स लिखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया आप वही लिखें। Now let us study about the another use of fuels, that is use of fuels for generating electricity. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए भी फ्यूल्स की आवश्यकता होती है। Powerhouses often burn coal to convert water into steam. This steam is used to operate turbines which in turn help to generate electricity. पावर हाउसेस में कोयले को जलाकर स्टीम प्रोड्यूस किया जाता है और उस स्टीम की सहायता से टरबाइंस को मूव किया जाता है। बड़े बड़े टरबाइंस जब मूव होते हैं उस तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बिजली बनती है। दिस मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट इको फ्रेंडली, इट इज़ बीइंग ग्रेजुअली गिवन अप। कोयले से बिजली बनाना इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारा जो स्मोक भी आता है, प्रदूषण होता है, ऐश भी बचता है। तो इसके कारण यह इको फ्रेंडली नहीं है और धीरे धीरे इस मेथड को छोड़ा जा रहा है और दूसरा बेटर मेथड को ढूंढा जा रहा है। Other better and more eco-friendly methods are now being used for generating electricity. अब ये कौन से methods हैं, आइए देखते हैं। Do you know electricity is now being produced by using energy stored in water and also by using wind energy and energy of the sun. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वाटर को में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपने देखा होगा डैम वगैरह में बहुत ऊंचाई से पानी को गिराकर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। विंड के कारण भी, विंड आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो बड़े बड़े जो विंड से चलने वाले बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं, जब वो मूव करते हैं उससे भी टरबाइन को मूव करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और सोलर एनर्जी, सोलर सेल्स के बारे में तो आपने सुना ही है। बहुत सारे पार्क में, होटल्स में, बिल्डिंग्स में सन के द्वारा जो सोलर एनर्जी होती है उसे बैटरीज में कैप्चर करके, स्टोर करके और उसे यूज़ किया जाता है तरह तरह के वर्क के लिए। These methods are more eco-friendly than the one based on using coal. और ये सारे मेथड्स इको फ्रेंडली हैं क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता है जैसा कि कोल को यूज़ करने पर होता है। नाउ हियर इज़ एन एक्टिविटी। आप देखिए यहाँ एक एक्टिविटी है। पुट द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपको इनको सही स्टेप्स में रखना है जिससे कि आप बता सके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। जैसे कि सबसे पहले कोल जलाया जाता है और वाटर गेट्स हीटेड अप, कोल को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है। पानी गर्म होकर प्रोडक्शन ऑफ स्टीम होता है, स्टीम बनता है और स्टीम की सहायता से टरबाइन टर्न होता है, मूव होता है और टरबाइन के मूव होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आप इसे एरो डायग्राम से शो कर सकते हैं। नाउ फ्यूल्स एंड मशीन। अब हम फ्यूल और मशीन के बारे में थोड़ा समझें। Earlier household works like washing clothes, washing utensils, spinning, weaving, separating cotton from seeds and so on were done manually. बहुत पहले जब मशीन्स नहीं थे तो बहुत सारे कार्य जो हैं हाथों से किए जाते थे, शारीरिक श्रम किया जाता था। लेकिन वैसा काम जो है यह बहुत धीरे होता है और ज़्यादा देर तक करने से हम थक भी जाते हैं। अगर यही काम मशीन के द्वारा किया जाए तो यह बहुत तेज़ी से होता है और हम थकते भी नहीं हैं। These machines help to do the jobs faster and in a less tiring manner. Later on, machines working
working through steam generated by burning coal were invented. पहले स्टीम से चलने वाले मशीन्स जो कि कोल को जलाकर यूज़ किए जाते थे, कोल को जलाकर स्टीम प्रोड्यूस करके जो मशीन को वर्किंग कंडीशन में डाला जाता था, पहले उनका इस्तेमाल होता था, जिसके कारण कोल का डिमांड बढ़ने लगा। कोयले का इस्तेमाल, उसका जो डिमांड है वह बढ़ने लगा। रेलवे, शिप्स, पावर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड लार्ज सप्लाईज ऑफ कोल। बहुत ज़्यादा कोयले की ज़रूरत पड़ने लगी। रेलवे के लिए भी, शिप्स, पावर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज में हर जगह कोयले की ही ज़रूरत थी। The reserves of coal in nature started depleting rapidly. Coal cannot be replenished easily as nature takes a very long time to make it. अब इसके कारण जब कोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा तो हमने पाया कि कोल के जो रिज़र्व्स हैं, जो कोल हमें नेचुरली मिलता है, इसके रिज़र्व जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगे और कोल को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसको जल्दी से रिप्लेनिश नहीं किया जाता, वापस इसको हम बना नहीं सकते। तो जो हमारे पास रिज़र्व है, जो कोल हमारे पास पहले से है, अगर उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम कर लें तो कोयला ख़त्म हो जाएगा और आगे के लिए हमको नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ऐसे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इन्हें हमें बचा कर रखना होता है। To meet these challenges, steam engines were gradually replaced by other engines which used liquid fuels like petrol and diesel. Petrol, diesel, and kerosene are all obtained by refining crude oil, petroleum. However, petroleum reserves in nature are also limited and cannot be replenished easily. इस तरह से जो स्टीम इंजन को चलाने के लिए जो चैलेंजेस आने लगे, तो उसके बाद पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन्स का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारे फ्यूल्स भी पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करके मिलते हैं और पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है जिसको हम बहुत कम समय में नहीं बना सकते, उसको बनाने में भी हज़ारों साल लग जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे फ्यूल्स की को तलाशने की ज़रूरत पड़ी जो कि हमें आसानी से मिल जाएं और जो ख़त्म भी ना हो। तब हमने रुख किया टूवर्ड्स द हाइडल एनर्जी, जो पानी से बनने वाले एनर्जी है या फिर जो सूर्य से मिलने वाली सोलर एनर्जी है, उसको स्टोर करके बैटरीज़ में फर्दर यूज़ किया जाने लगा। टाइडल एनर्जी को यूज़ किया जाता है, समुद्र में जो टाइड्स उठते हैं तो उस एनर्जी को भी हम दूसरे पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करने लगे। तो इस तरह से हम ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढ रहे हैं जिसका इस्तेमाल करें तो वे समाप्त न हों, जैसा कि ये फॉसिल फ्यूल से बने हुए फ्यूल्स समाप्त हो सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप इतना जानिए और याद कीजिए। टिल देन, एन्जॉय लर्निंग।